हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको राष्ट्रपति से क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग देखिएगा। इंडियन पॉलिटी का जो है वो सीरीज़ यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। आपको अगर वो टॉपिक्स देखना है, जैसे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, और जो अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के जो भाग हो गए, और जो संविधान के स्रोत हो गए, इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है। जो लोग नए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। एक एक करके सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्य के बारे में। ये हमारे भारत देश के अभी 15वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। इनका नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां आती है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेजिस्लेटिव पावर्स होता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास। जुडिशियरी पावर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स होता है, फाइनेंशियल पावर्स होता है। अब फाइनेंशियल पावर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि धन विधेयक पर जो राष्ट्रपति का साइन के बिना आप उस काम को नहीं करवा सकते हैं। मिलिट्री पावर हो गया, तो मिलिट्री पावर के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आ जाती है, जो ये तीनों सेना के हेड होते हैं, ठीक है। चाहे कहीं युद्ध हो गया तो उसके शांति की जो घोषणा की जाती है वो मिलिट्री पावर्स के अंतर्गत ही आता है, जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। आगे बात करते हैं इमरजेंसी पावर। अब इमरजेंसी पावर जो है वो भी क्या है, राष्ट्रपति के पास है। इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है। वित्तीय आपात जो होता है, राष्ट्रीय आपात जो होता है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, जो कि राष्ट्रपति के पावर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ गए। उसके बाद वित्तीय आपात जो है वो 360 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति का जो आपात है, राष्ट्रपति का जो शासन लागू होता है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, तो ये सारे पावर्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो उन सभी आर्टिकल्स पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। समझ में आ गया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। समझ में आ गया। यानी कि उनके कार्य और शक्तियाँ पे 53 में चर्चाएँ की गई है। निर्वाचन है, ठीक है, वो किस में आता है, अनुच्छेद 54 में आता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि निर्वाचन की रीति मतलब प्रोसेस कैसे होता है निर्वाचन का, तो वो आर्टिकल कौन से में आता है, आर्टिकल 55 में आता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 54 में क्या आता है, जो निर्वाचन, ठीक है, सिर्फ निर्वाचन, और लेकिन निर्वाचन की अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो आर्टिकल 55 के अंतर्गत आता है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, इस पे जो है वो चर्चाएं की गई है आर्टिकल 55 में। अब हम आपको बता देते हैं कि जो इसका वोट होता है वो हम आम नागरिक इसका वोट नहीं कर दे सकते हैं। वो कैसे वोट कैलकुलेट किया जाता है, तो आपका विधायक का वोट और सांसद का वोट, ठीक है, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सबों के वोट का कैलकुलेशन किया जाता है और उसके बाद वोटिंग की जाती है। इसमें विधान परिषद के वोटों का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि एक विधायक का जो वोट होता है वो कुल राज्य की जो जनसंख्या होती है, ठीक है, उसको अगर हम विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, जितना हमारा वो आया, जितना डाटा हमको आता है उसको क्या करते हैं कि 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है, एक विधायक के वोट का वैल्यू आ जाता है। अब आगे बात करते हैं एक संसद के वोट का वैल्यू क्या होता है। तो संसद के वोट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कुल विधायकों का जो मत मूल्य होता है, जितना हमको आया है यहाँ से निकाल के, उसको क्या करेंगे, जो निर्वाचित सदस्य जो हैं संसद के, उनसे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, संसद के वोटों का जो है वो वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। हम लोग समझ गए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, विधायक के वोट का कैसे वैल्यू किया जाता है और सांसद के वोट का कैसे वैल्यू होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बात करते हैं जो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन जो होता है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है कि आर्टिकल 57 में इस पर चर्चाएं की गई है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो पुनर्निर्वाचन जो होता है वो आर्टिकल 57 के अंतर्गत आता है,
ठीक, आगे बात करते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की चर्चा की गई है, यानी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के तौर पर। एक जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनकी जो है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे बन सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इस पे भी हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो क्या है, आप इसमें मतलब आप राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी एज जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष की एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है, 35 वर्ष मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा के सदस्य के बनने योग्य हो आप। ठीक है, आप लोकसभा के जो सदस्य की बनने की जो क्राइटेरिया है वो आप में हो। उसके बाद आप किसी लाभ के पद पर ना हो। समझ में आ गया, आप किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो हम राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ये सभी योग्यता तो बहुत सारे लोगों में होती है, जो भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं सबों में तो ये चीज़ें होती है। जो भारत के नागरिक हैं 35 साल से ज़्यादा का एज होगा, लोकसभा के वो सदस्य भी बन सकते हैं, लाभ के पद पर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लाभ के पद पर यानी कि कोई सरकारी नौकरी के मतलब नहीं हो, ये हुआ तो मतलब कहीं से फिक्स सैलरी आपका नहीं आ रहा हो तो आप बन सकते हैं। तो ये सब तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नागरिक हैं जो जिनके पास है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे, मतलब तब तो सब राष्ट्रपति के जो है वो चुनाव को लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं। अब मेन जो यहाँ पे चीज़ें आती है वो हम आपको बताते हैं। मेन क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें तो सबके पास हैं, लेकिन मेन चीज़ें यहाँ पे ये हो जाती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि लोकसभा से ही या राज्यसभा से लोग हों। ठीक है, चुने सदस्य हों। 50 अनुमोदक और 50 जो है वो प्रस्तावक होने चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं। तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उनकी जो योग्यता होती है वो उसके अंदर में ये क्राइटेरिया भी आता है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए कम से कम। समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, कौन सा, आर्टिकल 58 हमारा यही कहता है। अब आर्टिकल 59 क्या कहता है कि बनने की क्या क्या शर्तें होंगी, तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 59 में आता है। आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, यानी कि ओथ, जो हमारा प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये समझ गए। और इसका ओथ जो है वो राष्ट्रपति का ओथ कौन दिलाता है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वही राष्ट्रपति के शपथ को दिलवाएंगे। अब आगे बात करते हैं 60 के बाद आर्टिकल 61, जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि महाभियोग जो चलाया जाता है। ठीक है, हम आपको बताए भी हैं, जब हम महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि महाभियोग कैसे चलाया जाता है। तो आर्टिकल 61 में कहता है कि महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि महाभियोग क्या होता है, कि अगर संविधान के अनुरूप कार्य न कर रहे हों, राष्ट्रपति जो हैं वो अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हों, संसद के जो दोनों सदस्य होते हैं वो उनको सदन में लाया जा सकता है, और 14 दिन पूर्व आपको क्या होगा कि लिखित ही आपको राष्ट्रपति को जो है वो देना पड़ेगा, जो आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। तो उस पर राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद ही महाभियोग राष्ट्रपति पे चलाया जाएगा। समझ में आ गया। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी को क्या कर सकते हैं कि क्षमादान दे सकते हैं। जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, या किसी की जो जमानत करवाना है, या फिर मतलब ये कहने का मतलब है कि उनके अंदर में ये पावर है कि किसी को भी वो क्षमा दे सकते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है। समझ में आ गया। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने आज चर्चाएं किए हैं कि कौन कौन सी आर्टिकल्स जो है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत पूछा जाता है, और जो भी आर्टिकल्स हम आपको यहाँ पे बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करिए कि घटना चक्र का बुक आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग घटना चक्र के बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सालों में कौन कौन सी क्वेश्चन जो है वो पूछी गई हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चाएँ कर देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो हमारे देश में राष्ट्रपति बने हैं वो कितने सारे राष्ट्रपति अभी तक बने हैं। तो आपको यहाँ पे सारे जो है वो दिख रहे होंगे लाइन बाय लाइन, जो कि हमारे 1950 से 1952 तक जो है वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वाराहगिरी, फिर उसके बाद ये 2 बार हमारे बने थे, उस वाराहगिरी वेंकटेश गिरी जो है। उसके बाद क्या हुआ कि 74 से 77 में भी वो बने। फिर नीलम संजीवा रेड्डी। हम आपको बता दें कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो क्या थे, वो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे।
क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, तो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। समझ में आ गया। और वीवी गिरी जो थे वो दूसरे चरण के मतदान में जीते थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वीवी गिरी जो थे यानी कि वाराहगिरी वेंकटगिरी जिनका नाम था, जो 74 से 77 और 59 से 74 के बीच में बने थे, तो ये जो थे वो दूसरे चरण के मतगणना में जो है वो जीते थे। ठीक है, पहली चरण में वो नहीं जीते थे, तो दूसरे बार जो मतगणना हुई थी उसमें ये जीते थे। समझ में आ गया। नीलम संजीव रेड्डी के लिए समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो है वो कौन बने थे, ठीक है, जेल सिंह, जो ज्ञानी जेल सिंह थे वो बने थे। उसके बाद रामास्वामी बने थे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा बने थे। ठीक है, उसके बाद हमारे नारायण जी बने थे। उसके बाद अब APJ अब्दुल कलाम बने थे। प्रतिभा पाटिल बनी थी। प्रणब मुखर्जी बने थे और रामनाथ कोविंद जी बने थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी हमारी 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर बनी है। ठीक है, मतलब लोग के हिसाब से 15वीं है, वैसे 17वीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों पे हम लोगों ने पढ़ा। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो सैलरी होता है वो कितना होता है, 15 लाख। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 15 लाख जो है वो राष्ट्रपति का सैलरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक बार में ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा और याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप सभी लोग खुश रहें। यही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।